वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। विदेश दौरे अक्सर कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का मंच होते हैं, लेकिन जब ये जुबानी दंगल का रूप ले लेते हैं तो इसके मायने बदल जाते हैं। हाल के समय में भारतीय राजनीति में विदेशी दौरों को लेकर तीखी बयानबाजियां अब आम हो गई हैं, खासकर तब जब विश्व नाजुक दौर से गुजर रहा हो। मिडिल ईस्ट की युद्ध की आग धधक रही है, लेकिन ये वैश्विक मुद्दा भारत के अंदर घरेलू मुद्दा बनता जा रहा है, जहां एक तरफ भारत किसी एक का पक्ष लेने के बजाय शांति की ओर तटस्थ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भारत के स्टैंड पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत को ईरान इजराइल मुद्दे पर स्पष्ट बयान देने की मांग की है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर हैं और हाल ही में G7 समिट में बतौर आउटरीच गेस्ट शामिल हुए हैं। ये वही G7 है जिसने संयुक्त रूप से इजराइल के पक्ष में अपना बयान जारी किया है। G7 में ऐसे में कांग्रेस का ये रुख मौजूदा मोदी सरकार की विदेश नीति से अलग दिखाई दे रहा है। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि भारत तटस्थता छोड़कर मध्यस्थता का रोल निभाए? क्या कांग्रेस का यह बयान भारत की विदेश नीति को प्रभावित नहीं करेगा? और क्या कांग्रेस का अलग स्टैंड भारत की वैश्विक भूमिका पर भी असर नहीं डालेगा? इन्हीं अहम सवालों का जवाब आज हम लेने वाले हैं, चर्चा करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर परमवीर जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। विपिन शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी परमवीर जी। अगर हम ये देखें कि भारत के संबंध जो हैं इजराइल से, अगर हम बात कर ले या ईरान से बात कर ले, ईरान से ऊर्जा के तौर पर हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है, कच्चा तेल हम वहां से लेते हैं। हालांकि 2019 में अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया था उसके बाद संख्या कम हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से हम डिपेंडेंट तो थे, आज भी बहुत हद तक डिपेंडेंट है। इजराइल के साथ हमारे बहुत सारी चीजें, आप देखते हैं कि मोसाद किस तरह से रॉक के साथ मिलकर काम करता है। आतंक विरोध के खिलाफ इजराइल ने हमारा हमेशा से साथ दिया है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। रक्षा क्षेत्र में हमारे कितने सारे उपकरण वहां से आते थे। तो किसी एक का साथ लेना तो या स्टैंड पर रहना तो मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? चारू जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर विदेश नीति जो होती है वो किसी भी देश की हो, और खास करके हम भारत के वासी हैं तो भारत की बात ही करेंगे। विदेश नीति कोई एक दिन में या एक घंटे के अंदर बनाई नहीं जाती है। ये लंबा फॉर्मल स्टैंड होता है जिसको बहुत मंथन के बाद बनाया जाता है। चाहे इजराइल के लिए हो या ईरान के लिए हो, हमारी विदेश नीति बहुत लंबे समय से दोनों के लिए एक तटस्थ रही है। इसमें बीच बीच में थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं। ये देश की इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हुए बदली नहीं जा सकती है, और ये बात नेता बहुत भली भांति जानते होते हैं, वो बयानबाजी करते होते हैं, लेकिन मालूम रहता है। क्योंकि अगर आप देखिए 2014 से पहले भारत का इजराइल की तरफ क्या स्टैंड था, वो लगभग आज भी वैसा ही है। हमने इजराइल से, हमारे संबंध आज से नहीं है, काफी पहले से है। इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में 92 में नरसिम्हा राव सरकार में और ज्यादा प्रगाढ़ हुए थे जी। तो एक दिन में या एक घंटे के अंदर विदेश नीति को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। भारत के इजराइल के साथ अपने संबंध है, ईरान के साथ हमारे अपने कूटनीतिक संबंध है, और दोनों को कंपैरिजन करना मुश्किल है। ईरान के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध है, इजराइल के साथ में भी है, और अभी उनके बीच में जो तनाव चल रहा है, इसके बीच में भारत को तटस्थ ही रहना पड़ेगा। हम क्लियरली कोई एक साइड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा दोनों देशों के साथ में, हमारे उनके साथ रणनीतिक संबंध, साझेदारी है। तो ये कह देना, कांग्रेस की तरफ से एक स्पष्ट बयान देना, ये कोई भी देश नहीं दे सकता है और ना ही देना चाहिए। और रही बात, देखिए, युद्ध के समय पर अगर जो चीजें चल रही हैं भारत की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी को लेकर इजराइल के ऊपर। बिल्कुल। तो भारत उसके खिलाफ कोई बयान ऐसा नहीं दे सकता है, वो रणनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर ईरान के साथ भी बात की तो हमारे कल्चरल संबंध भी हैं वहां से, और हमारा बात उनके यहाँ से ऑयल इंडस्ट्री का, हमारे आपसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चलता है वहां पर। क्लियर बयान देना मुश्किल होगा किसी भी देश के लिए, भारत के लिए भी उसमें मुश्किल होगा। लेकिन आगे जैसे स्थितियां बदलेंगी तो आप थोड़ा बहुत रणनीतिक चेंज कर सकते हैं यहाँ पर इन चीजों में, लेकिन क्लियरली स्टैंड क्लियर कर देना ये इतना मुश्किल नहीं है। ना ही ये टीवी डिबेट्स के अंदर डिस्कस करने वाली कोई बात कभी कोई भी सरकार हमें देने वाली है कि क्लियरली वो बता देंगे कि ये भारत का स्टैंड रहने वाला है इन चीजों को लेकर। जी।
ठीक है विपिन शर्मा जी, देखिए ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि भारत ने कभी किसी एक देश का जैसे अभी हम परमवीर जी से भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि इजराइल और ईरान में किसी एक का साथ देना या किसी एक के लिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होगा। हमने ये चीज़ यूक्रेन और रूस के दौरान भी देखी थी। भारत ऐसी चीज़ों में कोई जवाब नहीं देता है। ये एक पॉलिसी रही है कि किसी एक का साथ देना, क्योंकि हमारे हर देश से अलग अलग संबंध है, मित्रता वाले संबंध है। ऐसे में कांग्रेस की ये जल्दबाजी के भारत अपना रुख जो है, वो स्टैंड जो है वो क्लियर करे, ये क्या दर्शाती है? जी चारुल जी, देखिए पहली बात तो देखिए विपक्ष का काम है कि वो सवाल जवाब पूछे। सरकार से सवाल पूछने का भी उनका अधिकार है, लेकिन यहाँ पर देखिए जरूरी बात है कि जो कूटनीति है, कूटनीति के तहत कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये जो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। सुखबुगाहट सामने दिख रही है, सुनाई दे रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की, कि यहाँ पर हम उस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए। क्योंकि देखिए एक तरफ पीछे कुछ वर्ष पहले जाए कि जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर आशंकाएं जताई गई थी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब राष्ट्रपति होते थे अमेरिका के, तो इराक पे हमला करा। वो अंत में उसके बाद क्या पाया क्या खोया वो अलग बात है, लेकिन इस समय भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो यहां पर देखिए हिंदुस्तान की जो कूटनीति है वो तटस्थ वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ साथ, क्योंकि बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए जो दो बड़ी महाशक्तियां रूस और अमेरिका खास तौर पे, ये अब पहले वाले इनका वो वर्चस्व नहीं रहा है। मिसाल के तौर पे अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका के जो अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब चुनावी मैदान में उतरे थे, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रही थी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, तो जनता के बीच जाके एक संदेश दे रहे थे कि वो इतने सक्षम है, इतनी क्षमता रखते हैं कि चंद घंटों में रूस और यूक्रेन के युद्ध पे विराम लगा सकते हैं। वो क्या हुआ है? युद्ध तो अभी भी चल रहा है, बिल्कुल कोई थमा नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो खुद उनको ये चिंतन करना चाहिए कि कितने बड़े बड़े बोल जाते हैं, और अंतरकले वहां जो उधर घमासान मचा हुआ है लॉस एंजलिस में, उनके खुद के सलाहकार एलॉन मस्क बागी तेवर अपना के बैठे हुए हैं। तो और यहां पर दो टूक हिंदुस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर को जो विराम लगाया है उसके पीछे कोई मध्यस्थता कारण नहीं था। यहां पर ये देश की आवाम को समझ आ गया है। और यहां पर जरूरी बात है, वैश्विक स्तर पे बात गई है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके कारण ये भारत और पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर पे विराम लगा है, ये ऐसी बात नहीं है। हमने बिल्कुल साफ कर दिया है, संदेश दे दिया है कि यहाँ पर मध्यस्थता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फोन करके ये विराम की गुहार लगाई थी। ये तो पहली बात है। अब रूस की बात करते हैं। देखिए रूस बात कर रहा है कि मध्यस्थता करेगा ईरान और इजराइल के बीच में। तो कमाल की बात है, हास्यास्पद है कि अपना तो उनका युद्ध वहां पर बरकरार है, यूक्रेन के साथ तबाही मची हुई है, विध्वंस मचा हुआ है, तो वो कहां पर किस मुंह से बोल रहे हैं? तो इसका मतलब है ये जो दो बड़ी महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका, ये पहले वाला वर्चस्व नहीं है। तो यहां पर हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी लोहा माना जाता है, ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। देखिए जो खामियां हैं वो खामियां हैं, जो जहां पर आईना दिखाना है विपक्ष को बिल्कुल दिखाएं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन साथ साथ ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है। और इसकी तुलना करें अगर हम, कि पाकिस्तान के जो पूर्व वजीर आजम थे इमरान खान, महज बोला करते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी गद्दी नहीं बचा पाए, कुर्सी नहीं बचा पाए, तख्ता पलट हो गया। और यही बात है, हमने जब बात करी नए कश्मीर की तो उसकी नींव रखी, हमने जब 370 और 35 से धारा को हटाया। तो इसका मतलब साफ है कि इस समय तटस्थ की जो कूटनीति है वो एक तरफ, लेकिन साथ साथ अगर नौबत आन पड़ती है कि यहां पर वैश्विक स्तर पर मध्यस्थता, क्योंकि someone has to play the role of an international peace ambassador, हम लोग शांति के दूत बनकर अगर उभरे तो क्या अच्छी बात नहीं है? दो जरूरी बातें मैं संक्षेप में बोलूंगा। जब चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर हुई, रिसेशन का दौर ट्रंप क्यों हर बार आकर क्रेडिट लेना चाहते हैं? उन्हें नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, नोबेल पुरस्कार भी चाहिए। और आसिम मुनीर के साथ वो फिर लंच भी कर रहे हैं। और आसिम मुनीर को देखिए आप किस तरह से उनके पहुंचने पर अमेरिका में किस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, आसिम मुनीर के खिलाफ। और ऐसे आतंक परस्त देश के सैन्य प्रमुख को बुला रहे हैं ट्रंप, और फिर चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिले उन्हें। वो ट्रंप और
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वार्ता कर रहे हैं, कमाल की बात है। लेकिन कूटनीति के तहत हमारे को द्वार खुले रखने हैं। हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान। ये जानते हुए ये लोग मुल्क बाज नहीं आएंगे, तब भी हमने वार्ता के द्वार हमेशा खोल रखे। डायलॉग एंड डिस्कशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन द सिस्टम। लेकिन ये दौर मैं लौटूंगी हिंदुस्तान का है। आपके हम पास, लोग मैं लौटूंगी 140 आपके करोड़ का पास। देश है। हमारे साथ और भी मेहमान है, बीजेपी की ओर से संपत सारस्वत और कांग्रेस की ओर से डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय आपके पास आना चाहूंगी। थोड़ा विदेश नीति को भी देखना चाहिए सर, बयानबाजी की इतनी भी क्या जल्दी है कांग्रेस को? देखिए चारू जी, हमारी शुरू से ही विदेश नीति बहुत प्रभावी रही है। देश की आजादी के बाद से जी, विश्व के प्रमुख नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम हुआ करता था। बिल्कुल। चाहे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में रहे हों, चाहे मिस्टर इंडिया मध्य एशिया के संबंध में जो था, मिस्र आदि में युद्ध आदि की संभावना में वो उनको शांति दूत के रूप में जो है प्रवेश कराना चाहते थे लोग, और वो शांति दूत थे वास्तव में। लेकिन जहां जरूरत होती थी वहां पर स्पष्ट बात भी करते थे। देखिए इस समय जब चर्चा जो हो रही थी, आप देख लीजिए इजराइल और ईरान दो की युद्ध चल रहे हैं। ईरान प्राचीन काल से हमारे सांस्कृतिक और राजनीतिक मित्र रहा है, आज भी, पहले भी। इसके थोड़े एकदम हमारा ईरान इजराइल से भी ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नित्यानुग मित्र है। लेकिन जब हमारे पर पाकिस्तान और भारत का संघर्ष चल रहा था, उस समय इजराइल भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ईरान भी नहीं, मान लीजिए, स्पष्ट बोला। पाकिस्तान के साथ 4-5 देश आए भी, अजरबैजान, चीन और तुर्की। लेकिन जब हम ऐसे ही ढूलमूल नीति अपनाएंगे तो जैसे हम भी ऐसे अकेले ही रह जाएंगे। हमारे पर कोई बात होगी तो न कोई स्पष्ट खड़ा होगा, न कोई जो है स्पष्ट हमारे साथ आएगा। लेकिन उपाध्याय जी, अगर आप ये कहें, उपाध्याय जी, यहाँ पर ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आप ये कह रहे हैं ढुलमुल रवैया है, किसी एक का स्टैंड लेना चाहिए वरना अकेले पड़ जाएंगे। कल को अगर, ठीक है, आप सबसे पहले आप इजराइल की बात कर ले। नरसिम्हा सरकार में जिस दौरान रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हुए, रिश्ते पहले से भी थे लेकिन उस दौरान और ज्यादा अच्छे रहे, अब वो छोड़ दें ईरान को, तो फिर आप लोग कहेंगे कि जी कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दी है सरकार ने, अब वहां से नहीं लेंगे तो फिर महंगा भी होगा, तो फिर आप लोग देश के अंदर विरोध करना शुरू कर देंगे। यहाँ बात यही है कि अगर दोनों देशों के साथ संबंध है तो उसका मतलब यह है कि दोनों देशों से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी आपको वो मिल रहे हैं एक्सपोर्ट। फिर आपको इसमें भी तकलीफ होगी कि महंगाई बढ़ा दी है, और महंगाई बढ़ने पर तो इंदिरा गांधी चली गई थी ना अमेरिका में, रुपए की कीमत कम कराई थी। हमने चारू जी, मैंने किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति में स्पष्ट कभी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन 71 में जब हमारी युद्ध हुई, अमेरिका हमको हड़काने की कोशिश किया, लेकिन रूस हमारे साथ आकर खड़ा हुआ ना। इस समय तो वो भी नहीं खड़ा हुआ स्पष्ट रूप से। हम तो किसी रूस का युद्ध के रूप में हम तो साथ दिए नहीं। 1971 के बाद अगर भारत के खिलाफ खड़ा था तो किसके साथ खड़ा रहा है? ऐसी नीति अपनाइए। विश्व में हमारी विदेश नीति इस समय बहुत काफी धरातल में चली गई है। कोई विश्व में हमको महत्व नहीं दे रहा है। देखिए वो G7 में गए थे, प्रधानमंत्री सबसे पीछे खड़े हुए थे, ट्रंप रहे 2 दिन तक, बात करने का मौका नहीं लिया, समय लिए, और जब चले गए तो 35-35 मिनट बात नहीं बता रहे हैं हमारे विदेश सचिव जी। ट्रंप 13 बार कह दिया कि हमने मध्यस्थता किया। अरे एक बार ट्वीट कर दो कि नहीं हमने मध्यस्थता नहीं की। भारत और पाकिस्तान क्यों करते हैं? ट्रंप से बात हम नहीं करना चाहते हैं, ट्रंप से बात हम नहीं करना चाहते। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाकर अगर डिनर करेंगे, लंच करेंगे अमेरिका वाले, या ट्रंप अगर इस तरह से करेंगे, तो आपको लगता है कि हमें उसका साथ देना चाहिए? मैं इसका जवाब जो है संपत जी से लूंगी। संपत जी, ट्रंप से बात हम नहीं करना चाहते क्योंकि अमेरिका ने पिछले कुछ समय से जो रोल निभाया है और इतिहास में भी जो रोल निभाया, बीच में कोशिश की थी कि रिश्ते सुधार दे, लेकिन नहीं सुधरे, तो फिर ठीक है, साइड हट गए। अब इसमें ये कांग्रेस इसको इस एंगल से देख रही है कि ट्रंप ने समय नहीं दिया। हो सकता है हम ही बात ना करना चाहते हो, और अगर जो भी रहा, दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई, वो बात भी सबके सामने है। चारुल जी, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहूंगा, जो कांग्रेस का जो रवैया है ना, उसको अगर आप भी देख पा रहे होंगे, सार्वजनिक स्तर पर कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बौद्धिक विकास की जो है वो कमी आ चुकी है। राष्ट्र की जो कूटनीति है, उस कूटनीति को ये बार बार जो गली नुक्कड़ पे उजागर करने की जो बातें कर रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। जयराम रमेश का जो रवैया है, जयराम रमेश ने 3 झूठ बोले। कौन से? एक तो कहा कि प्रधानमंत्री जी को इनवाइट नहीं किया गया, दूसरे G7 का उन्होंने झूठ बोला। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश केवल और केवल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करके अपने आकाओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनके साथ कोई जनबल नहीं है, वार्ड पंच का चुनाव भी ये नहीं जीत सकते। और उस दृष्टि से ये राष्ट्र की जो कूटनीति है उसको कहीं बाजार में लाना चाहते हैं, लोगों के बीच लाना चाहते हैं। इनका जो मुस्लिम प्रेम है, उस मुस्लिम प्रेम से ये वोट बैंक की राजनीति को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अब देश का नेतृत्व पिछले 11 वर्षों में ना केवल बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से भी मजबूत व्यक्ति के हाथ में है। और आपके किसी भी तरह से गिड़गिड़ाने से, किसी भी तरह से ये जो ट्विटर पे ट्वीट खेलते हो, इसके माध्यम से राष्ट्र की कूटनीति कहीं भी उजागर आने वाली नहीं है। रही बात, इन्होंने अभी हमारे सामने एक चीज कही कि दूसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात नहीं की। अरे भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं की तो डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से बात करने के लिए प्रस्ताव रखा और क्या कहा प्रधानमंत्री जी से कि आप हिंदुस्तान जाते टाइम हमारे यहाँ रुक कर जाइए। यही तो एक स्मार्ट कैरेक्टर जो है प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कह दिया कि जो है नहीं, आई एम सॉरी, मेरा एक बिजी शेड्यूल है। यही तो कूटनीति का पार्ट है कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति क्या गलती करता? फिर वही गलती करता, प्रधानमंत्री जी को बुलाते, जहां पहले से मुनीर बैठा हुआ है, उनके यहाँ उनकी सारी वीवीआईपी सुविधाओं का भोग कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी को अमेरिका अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। क्या हम नहीं देख पा रहे पिछले 24 घंटे से किस प्रकार से जो है ईरान के जो बॉर्डर एरिया है, जो दक्षिण तरफ से जितनी पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं, उन पाकिस्तान की सीमाओं पे अमेरिकी विमान जाकर खड़े कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पूर्ण रूप से बिकाऊ होकर जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं चारुल जी, मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस भी पाकिस्तान के हितैषी होने का और मुस्लिम हितैषी होने का ढोंग कर रही है, जो लगभग जनता के सामने उजागर हो गया है। चारुल जी, ठीक है, मैं परमवीर जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो मुलाकात है आसिम मुनीर की और ट्रंप की, ये नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं? आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो कहते द बिलावल भुट्टो जरदारी, वो एक्सेंट जो अलग सा लेकर कहते हैं, और वो कहते हैं, वो युद्ध की जो चेतावनी दे रहे हैं कि देखिए अगर आपने ऐसा कुछ किया, पानी रोका, तो फिर युद्ध ही एक विकल्प रह जाएगा। क्या ये एक वजह है? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता रहा है, पाकिस्तान इतने कर्ज में है कि अमेरिका की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, ईरान का सपोर्ट करने का जो पाकिस्तान ने ऐलान किया है, क्या इस वजह से ये मुलाकात संभव हो सकती है? क्योंकि इस युद्ध में इजराइल के साथ नजर आ रहा है अमेरिका। तो ये जो लंच है ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, ठीक है, पहले परवेज मुशर्रफ के साथ लंच हुआ है, या और भी जो पाकिस्तान के चीफ रहे हैं, अयूब खान हो, जियाउल हक हो, लेकिन वो तख्ता पलट के बाद था। ये सिचुएशन अलग है, किस नजर से देखा जाए? हाँ चारुल जी, देखिए, पाकिस्तान की अगर डेमोग्राफी को समझे तो वहां पर फौज ही उस देश को चलाती है। वहां पर आज तक कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाया है, और अमेरिका भी ये बात बहुत भले से जानता है। और अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पहले दिन से है, जब से पाकिस्तान बना था। और मैं यहाँ पर कहूंगा, राजनीतिक टर्म कहा जाता है कि अटैक डॉग, इसको अन्यथा ना ले। अटैक डॉग एक टर्म होती है जो बड़े देश रखते हैं किसी दूसरे देश के ऊपर छद्म युद्ध थोपने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को पूरा रहता है, जैसे ईरान के साथ इजराइल लड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप से नहीं, अमेरिका के कहे से लड़ता है। एशिया के अंदर भी पाकिस्तान को अमेरिका ने इसी तरीके से इसी अटैक डॉग फॉर्मेलिटी में रखा हुआ है। वो उसके सहारे वो काम करवाता है जो काम वो बुरे होते हैं, जो वो खुद नहीं करता। अगर हम याद करें, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था, और अभी अभी जब ये हमारा पहलगाम का युद्ध चल रहा था, तब भी वहां के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने वेस्ट के लिए, अमेरिका के लिए कुछ बहुत गलत काम भी किए हैं जिसमें वो अपना हाथ गंदा नहीं करने चाहते थे। तो केवल और केवल इसी नाते से वहां पर आसिफ मुनीर को बिठाया गया है अमेरिका के अंदर, क्योंकि एशिया के अंदर जो काम अमेरिका खुद नहीं करना चाहता, वो पाकिस्तान जैसे एक भाड़े के सैनिकों से करवाता है अपने। तो इसको भारत को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि भारत का और पाकिस्तान का कोई मेल ही नहीं है आपस में। युद्ध कोई भी हो या अपनी जनता की रखवाली हो, वो होती है इकोनॉमी के बेस के ऊपर। पाकिस्तान का बाल कर्जे में डूबा हुआ है, वो उसी से उबर जाए पहले, वही बहुत बड़ी बात है।
और भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के किसी सेना चीफ से मिलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों समकक्ष है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, तो उस नाते से वो जाके अमेरिका में बैठ जाते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन भारत का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। रही बात, पाकिस्तान ने खुलकर कहा है कि वो ईरान की मदद करेगा, तो ये देखिए ये बड़बोलापन ही है। अमेरिका पाकिस्तान ईरान के खिलाफ है, तो पाकिस्तान किस प्रकार से ईरान की मदद करेगा ये पाकिस्तान के लोग ही जानते होंगे। ये हंसी मजाक के लिए अच्छा होता है, रील बनाने के लिए अच्छा होता है, जैसे वो बयान दे रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की जनता भी कन्विंस होती होगी कि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान क्या कर लेगा। भाई आपकी आधी सेना, आपके आधे शस्त्र, आपके आधे हवाई जहाज अमेरिका से आपने लीज पर लिए हुए हैं, आप ईरान की मदद कैसे कर देंगे उनके साथ? तो ये सोचने वाली बात ही नहीं है, ये मजाक हो रहा है पाकिस्तान जो कर रहा है विश्व पटल के ऊपर। ठीक है, मैं ये सब रिएक्शन अपना विपिन जी से ले लूं। अपनी विपिन जनता जी, को एक ठीक है, अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता पाकिस्तान, और सबसे युद्ध तो दूसरा विकल्प है, पहले तो कर्ज में इतना दबा हुआ है कि सोच भी नहीं सकता। विपिन जी देखिए, जब ईरान को धमकी दी जाती है ट्रंप की ओर से, तो खामेनी ने कहा लेट द बैटल बिगिंस, ठीक है, अब हमने शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका जो वर्ल्ड पावर होने की बात करता था, आज उसकी वैल्यू आप देखिए कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट उनके सामने से उठ के चले जाते हैं कि नहीं चाहिए आपकी मध्यस्थता, नहीं चाहिए आपका प्रस्ताव। ईरान साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इजराइल का साथ दिया तो फिर ये अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश में जो अमेरिका था, आज बहुत ज्यादा मतलब कहा जाए कि अपने जो वैल्यू है वो खो चुका है। ट्रंप इसी चीज को मुझे लगता है दोबारा से गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर बातचीत कर रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करा रहा हूं, मैं यहां पर बातचीत कर रहा हूं, वहां बातचीत कर रहा हूं। निश्चित बात है। देखिए, तभी मैंने जब अभी पहले अपने विचार रखे तो मैंने यही बात बोला कि ये पुराना वाला अमेरिका नहीं रहा है जो वर्चस्व हुआ करता था। जब महाशक्ति है वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर इनका ज्यादा जो ध्यान केंद्रित है वो है कि अपना डोमेस्टिक इंटरेस्ट की टैरिफ कैसे इंपोज करें, और एक तरफ कुछ मुल्क ऐसे हैं जो विस्तारवाद की मंशा रखते हैं, जैसे चीन की वहां पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान देखिए अमन पसंद मुल्क है, कूटनीति जो है वो तटस्थ है हमारी। लेकिन बहुत जरूरी बात कि हम लोग वर्तमान के G7 की बात कर रहे हैं कि यहां पर हमने 2 टूक एक बिल्कुल साफ संदेश दे दिया, और कि भाई यहां पर टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, क्रिकेट एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर। तो उसी तरह से कुछ समय पहले जब बियारिट्ज में G7 का समिट का आयोजन हुआ था, वहां पर ऑन द साइडलाइंस ऑफ दैट समिट वहां पर कोशिश करी थी, तब भी कोशिश करी थी जब अपने पहले कार्यकाल में थे बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने बोला कि कश्मीर के मुद्दे में हम लोग बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं, मध्यस्थता। तो 2 टूक तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया था कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल इशू है, इसमें तीसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हस्तक्षेप करे, मध्यस्थता करे। तो इसका मतलब ये साफ है कि हम लोग ये नहीं परवाह करते कि वे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, शक्तिशाली नेता हैं, कि यहां पर इस समय वो पहले वाली बात नहीं है। और जरूरी बात देखिए, अमूमन हम बात करते थे पिछले कुछ वर्षों में ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, एग्जिट करना। ये वर्तमान का जो दौर है सही मायने में वो चेक्सिट का है कि बड़े बड़े मुल्क अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे चीन से, बशर्ते कि यहां पर माहौल बनाया जाए उस चीज का। क्योंकि सीधा बात है कि यहां पर उसका गेन, उसका फायदा हिंदुस्तान को हो सकता है कि परसेप्शन पे भी बहुत कुछ मायने डिपेंड करता है, माहौल कैसा बनाते हैं हम लोग। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, क्रिएटिंग फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो इसका भी ये जो दौर है हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं, मुल्क देख रहे हैं बड़े बड़े। और ये बात तय है कि यहाँ पर आपको द्वार भी अपने खोल के रखना है आखिरी पलों में चल रहे हैं। मैं रिएक्शन एक हरिनाथ उपाध्याय जी से ले लूं। हरिनाथ उपाध्याय जी, आज विश्व दुनिया की भारत की ओर देख रहा है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पॉलिटिक्स कीजिए, अंदर खाने कीजिए, लेकिन जब विदेशी दौरों से जुड़े हुए बातचीत होती है तब तो थोड़ा संयम रख लेना चाहिए। मुझे तो याद है अभी जब डेलीगेशन गया था तब सलमान खुर्शीद ने कहा था कि देशभक्त बनना इतना कठिन है क्या कि कुछ वक्त के लिए बयानबाजी नहीं रोकी जा सकती। मतलब आपके नेता थे इसलिए आपको याद दिलाया। नहीं चारू जी, ये जो हमारा डेलीगेशन गया था जी अमेरिका में, हमारे शशि थरूर जी के नेतृत्व में गया था। उनके आने के 1-2 दिन बाद हमारे भारतीय छात्र को किस तरह से वहां के पुलिस ने पिटाई की, जूतों से रगड़ रहे थे, जूतों से उनके सर पर पीट रहे थे, क्या यही? और उसके बाद आशीष मुनीर जो वहां के हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनको बुलाकर लंच किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान
तो क्या महत्व दे रहा है अमेरिका। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जाकर उनको चुनाव जिताने के लिए अच्छी बात कम सरकार का नारा भी लगाए बेचारे, यहाँ के प्रवासियों को प्रभावित करने का काम किया। हमारे भारत में उनके जीतने पर जितने भी अनुभक्त लोग हैं वो जो है दीपावली दशहरा मनाए थे। अब वो क्रम कैसे बदल गया भाई। हमारे प्रधानमंत्री जी कहां से जो हमारे देश के लिए काम नहीं करेगा तोड़ देंगे उससे रिश्ता, ये समझना इतना मुश्किल क्यों होता है। नहीं तो हम जवान उनके नहीं काम करेंगे ना, जो कह रहे 13 बार उन्होंने सरेंडर की बात कही। ठीक है, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं संपत जी का ले लूं, एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। संपत जी, कांग्रेस तो नहीं समझ सकती है कि विदेश नीति क्या होती है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनके बयानों को छाला जाता है, क्या कहेगी बीजेपी इस पर? सर एक बहुत छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए उन आतंकवादियों की मांग क्यों संपत जी। चारुल जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बौद्धिक विकास में कांग्रेस कमजोर, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जो नए नए लोग, जो सुप्रिया से जयराम रमेश और उपाध्याय जी को मैं देख रहा हूँ, जिस प्रकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंदर के हाथ में उस तरह लग गया और ये कांग्रेस का ही नाक काटने में लगे हुए और काट भी देंगे। चारुल, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। संपत जी, हरिनाथ उपाध्याय जी, डॉक्टर परमवीर जी, विपिन शर्मा जी, आप सभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।